जो अमन और इंसाफ माहौल है उसको हम बरकरार रख सकें। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, बच्चों ठहर जाओ बेटा, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस ने, आप जानते हैं कि 9 असेंबली हल्के जात से अपने उम्मीदवारों को दिया है और मजलिस ने 110 तेलंगाना के असेंबली के हलकों को वहां से अपने कोई उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया है। मजलिस का ये फैसला इसलिए लिया गया कि मजलिस ये चाहती है कि तेलंगाना में जो पिछले 9.5 साल से जो फसाद नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा सिवाय भैंसा को 2 दिन को छोड़कर, उस अमन को और मजबूत किया जाए। मजलिस हैदराबाद में आप देखते होंगे कि पिछले महीने मिलादुन नबी का जुलूस था, उसी दिन गणेश का जुलूस भी था। मजलिस की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि मिलादुन नबी के जुलूस को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया ताकि हमारे हिंदू भाई गणेश के जुलूस को उस दिन निकाल सकें, शहर और रियासत का अमन खराब ना हो। ये मजलिस ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 9.5 साल से, जब से बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से फिरका परस्ती अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। तासुबियत की कोई हदें नहीं रही और बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी ने हमारे मुल्क की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब करके रख दिया। 306 एमपी बीजेपी के पास हैं, एक भी मुस्लिम लोकसभा का एमपी नहीं है, एक भी मुस्लिम अक़लियत का मिनिस्टर नहीं है। और 9.5 साल में आपने देख लिया कि ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया, जिससे मुस्लिम खवातीन से नाइंसाफ़ी बढ़ गई। CAA का गैर कानूनी कानून बनाया गया जो हमारे भारत के आईन और संविधान के खिलाफ था। आप देखते हैं कि UAPA का कानून, उसको और मजीद सख्त और गंदा कर दिया गया। आप देखते हैं कि जिस रियासत में बीजेपी इख्तिदार पर है, वहां पर मुल्ज़िमीन हथकड़ियों में हैं, उनको पुलिस अतराफ में है और कातिल आकर उनको गोली मार कर चला जाता है। आपने देखा कि बुर्का और हिजाब इस मुल्क के लिए खतरा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की। आपने देखा कि बुलडोजरों के जरिए बीवी के नाम पर घर है तो शौहर को नोटिस देकर घर को तोड़ दिया गया। आप और हमने देखा कि किस तरीके से धर्म संसद मुल्क में हुए और उन धर्म संसदों के जरिए खुली छूट दी गई उन लोगों को, जिसमें धमकियां दी गई, असमत रेजी की धमकी दी गई, कत्लो गारतगिरी की धमकी दी गई। और फिर आप ये भी देखते हैं कि दुकानों को बंद कर दिया गया गोश्त के बीफ बैन के नाम पर। आप ये भी देखते हैं कि त्योहार कहीं पर भी हो, बीजेपी की रियासत में हो या कांग्रेस के जेर इख्तिदार रियासत में हो, 8-8 दिन गोश्त की दुकानों को बंद करके रख दिया जाता। तालीम के मैदान में हमको पीछे छोड़ दिया गया। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप बीजेपी ने कम करके रख दी। मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप खत्म होने के दहाने पर आ गई।
अब आप, ये माहौल आपके सामने है, आप खुद फैसला कर लो। क्या तेलंगाना में किसी हमारी बेटी को रोका गया हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने से? क्या किसी गोश्त की दुकान को बंद करके रख दिया गया? क्या किसी की मॉब लिंचिंग हुई? क्या किसी को ले जाकर झूठे इल्जामात में जेल में सड़ने के लिए डाल दिया गया? मेरे भाई, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मुत्तहिद हैं और आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मताए अजीज बनाकर मजलिस को आपने ताकतवर बनाया। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, अमित शाह हैदराबाद को आए हैं, अब मोदी आएंगे। ये जो कोई भी हैदराबाद को पहुंचता है, चाहे राहुल पहुंचे या उनकी बहन पहुंचे, या जो कोई भी हैदराबाद पहुंचता है, उनको लगता है कि हैदराबाद पहुंचते ही पहले गाली असदुद्दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देना। अमित शाह हैदराबाद को पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, मजलिस का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिए। बीजेपी बोलती है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी तालीमी समाजी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। PS कृष्णन साहब, इस मुल्क के मायनाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक रिपोर्ट बनाई जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस है उनको दे रहे हैं। बीजेपी क्यों मुखालिफ है? बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे गरीब परिवार के खानदान के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, RDO बने, DSP बने, MRO बने, टीचर बने, नर्सेस बने। कुछ नहीं चाहते लोग, ये चाहते हैं कि इनको ले जाकर पीछे फेंक दो। और फिर बीजेपी रिजर्वेशन के साथ साथ बीजेपी का तेलंगाना का सदर ये कहता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। जनाब किशन रेड्डी साहब, भारत में अभी कानून बाकी है। आप किसी के घर को हाथ भी, बुलडोजर तो दूर की बात, घर की ईंट को भी हाथ लगाने नहीं देंगे हम आपको इंशाअल्लाह। ये बीजेपी का प्रोग्राम। अब कांग्रेस का प्रोग्राम क्या है? आपको मालूम हो गया? आपको मालूम RSS अन्ना कौन है? RSS अन्ना कौन है? नहीं सुनाई दे। RSS अन्ना कौन है? तो RSS अन्ना इसलिए हम उनको खूबसूरत नाम दिए, उन्होंने जो है अपनी जिंदगी का आगाज RSS से शुरू किए। चड्डी पहनकर कई बरसों तक लट फिराए। फिर RSS ने उनको कहा, बेटा किशन रेड्डी के साथ ABVP में चला जाओ। ABVP में चले गए। फिर RSS ने कहा, बेटा किशन रेड्डी कारवान से 1999 का इलेक्शन लड़ रहा है, तू जरा साथ दे दे। किशन रेड्डी अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन गैर जरूरी मजलिस के खिलाफ लड़े, चारों खाने चित होके हार गए। कारवान से सैयद सज्जाद उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, हरा दिए। मैं अपनी आंखों से ये RSS अन्ना को गुड्डी मलकापुर और खिले गोलकुंडा में किशन रेड्डी के लिए काम करते देखा हूं। फिर RSS ने कहा तेलुगु देशम में चला जाओ। तेलुगु देशम में गए तो ऐसा साइकिल पे बैठे कि चंद्रबाबू नायडू साइकिल उठा के आंध्रा को चले गए। तो मोहन भगवत ने कहा अब तुम कांग्रेस में चले जाओ। कांग्रेस में चले गए।
तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल तेलंगाना का मोहन भगवत के हाथ में है और इसीलिए ये आरएसएस अन्ना असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे चले गए। ये असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर नहीं गए, ये आपके कपड़ों तक पहुंच चुके हैं। जो कोई कुर्ता पैजामा पहनता है आरएसएस अन्ना को उसमें असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। जिस किसी के सर पे टोपी और दाढ़ी है आरएसएस अन्ना को उससे तकलीफ और एलर्जी हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जेल में डाल के मारा, गैस चेंबर में डालकर मारा, तो पहले हिटलर ने यहूदियों के कपड़ों पर हमला किया था। हिटलर ने यहूदियों के कपड़ों पर हमला किया और कहा ये कैसे यहूदी हैं, देखो कैसे कपड़े पहनते। उसके बाद यहूदियों के ऊपर गलत पिक्चरें बनाई गई। फिर तारीख में एक लफ्ज आता है क्रिस्टल नाक मोमेंट। उसके बाद फिर यहूदियों का कत्लेआम हुआ। तो आरएसएस अन्ना हिटलर की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अब मेरी शेरवानी पर हमला नहीं हो रहा है, यह उन तमाम लोगों के कपड़ों पर हमला हो रहा है जो कुर्ता पैजामा और सर पर टोपी पहनते हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, कल महबूब नगर में हमारे लोगों को हिमाकत करने का बड़ा शौक है। वो वीडियो देखे, आप देखे वीडियो। इस वास्ते बोलते कि इज्जत से रहना, अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करना। अब बड़ा शौक चमचागिरी करने का, ऐसा उससे मिल रहे लेके टोपी पे ना निकाल के ढकल दिया है। अब वहां से मेरे को फोन करे, 10 मिनट में फोन आया मेरे को, ऐसा कर दिया साहब। मिला मैं इतने दिन से क्या बोल रहा हूं? नहीं आप सही बोले, बहुत खराब आदमी है, हमारी बेइज्जती कर दिया, टोपी निकाल दिया उन्हें। अरे मेला मियाँ, उन्हें सालों चड्डी पहन के लट फिर आया, उसको टोपी पसंद नहीं आती। अच्छा और एक बात याद होगा, मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, याद है? याद है? वहां भी को हिमाकत करा, इनको पिनाने गया, उन्होंने बोले नहीं, नो टोपी। मेरे भाई, ये इनकी तारीख है, ये इनकी पहचान है। अब कांग्रेस पार्टी मंजलिस पर इल्जाम लगाए राहुल गांधी तकरीर में ये बोले कि मंजलिस पैसे लेती है बीजेपी से, और वो बेचारा वो बाजू हमारा बट्टी विक्रमक्का उन्हें तर्जुमा कर रहे, उन्होंने उसके कान में पुकारे मंजलिस पैसे लेती। अरे रगा फट जाएंगे, आराम से बोलो। अब मेरे को मीडिया वाले पूछे, मैं ये जवाब दिया हूं मेरे भाई। मेरे घर में जो तरबियत हुई ना मेरी, हमारे घर में हमारे बाप और मरहूम वालिद ने और मेरी ज़ईफ माँ ने हमेशा हमारी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर की। हमेशा हमको यह कहा कि किसी की मदद करो और अल्लाह को हमेशा राजी रखो। पैसों की बुनियाद पर तरबियत मेरी नहीं हुई राहुल गांधी। फर्क होता है तरबियत का, घर घर का। तुम्हारे पास शायद पैसों पर तुमको पाला गया होगा, मेरे पास ईसार और कुर्बानी पर पाला गया। मुझे मेरी माँ ये बताती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखे सोते थे, मगर कोई साइल घर पे आता तो उसको खाना खिलाते थे। अगर कोई पैसे पूछने आता तो उसको देते थे। अहले बैत की दास्तानें मैं सुन कर बड़ा हुआ हूं। और राहुल गांधी बोलते हैं असदुद्दीन पैसे लिए। राहुल गांधी,
मेरे पास जो दौलत है ना, वो ना तुम्हारे पास है ना कभी आएगी। मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है राहुल गांधी। मेरे पास जो दौलत है ना, मैं कमली वाले के गुलामों का गुलाम हूं, वही दौलत मेरे पास है। और उन्हीं का सदका है कि यहां तक मैं आया हूं। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे? यही राहुल गांधी, थोड़ा उनको भूल जाने की बीमारी दिखती मेरे को, जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलिटिकल एमनेजिया। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में इनका साथ दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये लेफ्ट पार्टीज जो आज इनके साथ हैं, भाग गए थे अडवाणी के पास। मैं साथ दिया था तो बताओ कितने पैसे दिए थे? प्रणब मुखर्जी का सदर जमहूरिया का इलेक्शन, राहुल गांधी आपकी वालदा से जाकर पूछो, उस खातून में बड़ी बुर्दबारी है। उन्होंने और डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि ओवैसी साहब चंचलगुड़ा जेल को जाइए, जगन को समझाइए, आपका दोस्त है। मैंने कहा आपने उसको जेल में डाला। जगन को जेल में डालने वाले ये लोग, और जेल में मिलने मुझे भी जाए। मैं जगन को कन्विंस किया, जगन राजी हुए। बोलो राहुल गांधी कितने पैसे दिए? अब राहुल गांधी, अब और सुनो, तुम अमेठी की सीट हार गए। तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम्हारे पूर्वजों की सीट, तुमने स्मृति ईरानी से कितने में डील की थी? बताओ, भोलकपुर की आवाम जानना चाहती है। राहुल गांधी कांग्रेस के सदर हैं। 2019 में 500 सीट पर लड़ी कांग्रेस, लोकसभा के 50 या 55 जीते। क्या राहुल गांधी तुमने मोदी के साथ बैठकर डील करके चाय पी ली थी मोदी की? हम 3 सीट लड़े लोकसभा के। हैदराबाद पूरे आके नाक घस लिए अल्लाह ने। हैदराबाद में आपके इत्तेहाद की वजह से हैदराबाद में मजलिस को कामयाबी दी। औरंगाबाद 19 साल का शिवसेना का एमपी इम्तियाज जलील मर्दे मुजाहिद बन के खड़ा हो गया। औरंगाबाद की आवाम को सलाम, 19 साल के शिवसेना के एमपी को तुम नहीं हरा पाए राहुल, हम हराए। किशनगंज की सीट अख्तरुल ईमान लड़े, 3 लाख मजलिस को वोट, 325 नीतीश को, 3.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले। एक ही सीट जीती वहां से वो अलायंस। बताओ मेरे से क्या फायदा हुआ? मगर बोल नहीं सकते। बिहार में लड़ा, कुशवाहा साहब के अलायंस में 5 हम एमएलए जीते, 9 पे आप जीते, 6 पे वो लोग जीते। मेरे 5 एमएलए जीत कर आए। 4, 5, 6 महीने के अंदर मेरे 4 एमएलए को खरीद लिए। एक एमएलए को 50 लाख 80 लाख दिए। इतने जमीर फरोश निकले, बेईमान निकले, मीर जाफर मीर सादिक की जानशीन निकले। राहुल गांधी तुमने, तुम्हारी पार्टी ने और तुम्हारे साथियों ने मेरे 4 एमएलए को खरीदा। और वो सीमांचल की जमीन जहां पर हमने 5 साल काम किया, माजिद हुसैन काम किया। हैदराबाद से बागडोरा जाना 2 घंटे, बागडोरा से किशनगंज जाना, किशनगंज से कटिहार जाना, अरारिया जाना, कोचादामन को जाना। हम मेहनत करके हमारे एमएलए को कामयाब किए। ऐसे एमएलए, एक तो आके रोया मेरे सामने, असद साहब मुझे घर से मेरा भाई निकाल दिया, मैं बेघर हो गया। 3 दिन पहले आकर रोया, कुछ नहीं है साहब, कुछ करो। राहुल गांधी तुमने उन एमएलए को खरीदा। महाराष्ट्र में मोदी ने इनके एमएलए, शिवसेना के एमएलए को खरीदा। उद्धव ठाकरे के एमएलए टूट गए, शिंदे निकला वहां से। तो राहुल गांधी बोले दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मिस्टर मोदी इज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी।
तो बिहार में जो तुम काम करे वो महात्मा गांधी का काम था। माने तुम्हारे साथियों के एमएलएस को तोड़ लिए तो तुमको पेट में दर्द हुआ, और जब असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एमएलएस को जिताया तो तुमने उनको खरीद लिया। मैं राहुल गांधी आपको बता रहा हूं, 2024 में किशनगंज हम लड़ेंगे। तुम देख लो इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा अल्लाह उन तमाम सीटों पर दोबारा मजलिस को कामयाब करेगा, और हम तुमको हरा कर बताएंगे बिहार और सीमांचल में। मेरे भाई, अब हमको फिरका परस्त बोलते, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या शिवसेना सेकुलर है? क्या बाल ठाकरे सेकुलर थे? क्या श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में उनका जिक्र नहीं किया गया? मगर बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ राहुल गांधी ने हुकूमत बनाई, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर बोलता है, एक तरफ अशोक राव चौहान, एक तरफ अजीत पवार जो साथ में थे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की असेंबली में उठकर कहा कि हमें फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जब तुम्हारे मुंह बंद क्यों हो गए? तुमको इख्तिदार चाहिए था तो तुमने खामोशी अख्तियार कर ली, और मैं चंद सीटों पर लड़ता हूं तो मैं खरीद बिक जाता हूं। राहुल गांधी, मेरा नाम असदुद्दीन है, इसीलिए तुमने कहा कि पैसों के लेकर ये इलेक्शन लड़ते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस की मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई, बल्कि बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई थी, जीबी पंत इनके चीफ मिनिस्टर थे, और कमलनाथ ने बयान दिया कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए। मैंने कहा ये बात, कमलनाथ ने कहा। बोलो राहुल गांधी। बल्कि मैं तो मीडिया से कहा कि जनवरी में जब मोदी जाएंगे तो मोदी को दिल बड़ा करना चाहिए, और अपने साथ राहुल को भी साथ लेकर जाना चाहिए। अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो कोर्ट का फैसला क्या आता मुझे बताओ। ताले अगर नहीं खोले जाते तो कोर्ट का फैसला क्या आता मुझे बताओ। राहुल गांधी, तुम्हारी पार्टी की तारीख बयान कर सकता हूं। ये बच्चे नहीं जानते, मुरादाबाद 1986 अगस्त का महीना, ईद उल फितर का दिन, 390 मुसलमानों को फायरिंग में मार दिया गया। तुमने कभी पढ़ा इसके बारे में? किसकी हुकूमत थी? आपकी थी। हाशिमपुरा मलियाना छोड़ दो, मुरादाबाद, चिन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हटाने के लिए हैदराबाद में 1990 में कांग्रेस ने फसाद किया। हमारे पारदीवाड़ा के हिंदू भाई नुकसान उठाए, मुसलमान उठाए, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री बदलना था। हैदराबाद में फसाद करा दिए। ये कांग्रेस की तारीख है। और कांग्रेस में इनकी बहन आई, भाई तो बोले कि पैसे लिए, बहन ने कहा कि ओवैसी जी कम सीट इसलिए लड़ रहे हैं ताकि केसीआर को फायदा हो जाए। अरे भाई बहन, एक जगह बैठ के डिसाइड कर लो कि तुम क्या बोलना चाहते, इन्हों क्या बोलना चाहते। अच्छा, इनकी बहन उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ी, 402 सीट कांग्रेस लड़ी, कितने जीती? एक। और मोहतरमा हमको, मोहतरमा आप 402 लड़के आप योगी को जिता दिए ना, मगर असदुद्दीन को बोलते इन्हों लड़े, आप नहीं लड़े। आपका भाई अमेठी की सीट हार गया, मैं जाके खड़ा था वहां पे, नहीं था। अब राहुल गांधी तुम अमेठी लड़ोगे, ओवैसी वहां पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम।
तुम हम पे इल्जाम लगाते हम नहीं गए, बल्कि राहुल गांधी अमेठी भी मत लड़ो, आप वायनाड भी मत लड़ो, ये आरएसएस अन्ना को लेके आ जाओ, हैदराबाद से मुकाबला कर लेंगे इंशाअल्लाह। इल्जाम पे इल्जाम, बीजेपी ओवैसी मजलिस, इन्हू आए मजलिस ओवैसी। अब तो हद हो गई। ये आरएसएस अन्ना मुझे कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी रजाकार के कासिम रजवी से मेरा ताल्लुक है। मेरे भाई, अगर आपके कान में फूल है, अगर आप थम्स अप हैं, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो पढ़ लो। रजाकार थे, वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान भाग गए। जो वफादार थे, तुम्हारे जैसे लोगों की आंख में आंख डालकर कह रहे, खबरदार मेरी वफादारी पर शक नहीं करना, ये जमीन ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा नारा लगाओ, दबा के लगाओ, लगाओ, जोर से लगाओ, दिल से लगाओ। ये अब जरा सुनो, अब ये इल्जाम लगा दिए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि मजलिस ने तेलंगाना में क्या किया। ये मजलिस के मुखालिफिन बोलते वो ये अरे भाई साहब, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, बनी नहीं। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद गलत तरीके से शहीद हुई, बन गई। क्यों बनी? मजलिस थी यहां पर, मजलिस थी यहां पर। और मजलिस ने क्या किया? तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत की नुमाइंदगी पर, हुकूमत से नुमाइंदगी की। और आप बताना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आप यहां से उठें, एक फिक्र लेकर उठें। मजलिस ने तेलंगाना में 9.5 साल में, अब आप सुनो, आरएसएस अन्ना कान में रुई डाल लेना तुम। अब तेलंगाना में कल्याणा लक्ष्मी की स्कीम है, शादी मुबारक है। ये दोनों स्कीम में तेलंगाना में 13,01,000 लोगों को मिला, जिसमें मुस्लिम अकलियत को कितना मिला? 2,76,225। परसेंटेज का 21.23। ये मजलिस ने किया। SC, ST, BC, माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने CM को बोली थी, वो शुरू की गई। उसमें मुस्लिम अकलियत के जो बच्चे 2 साल का मास्टर्स का कोर्स लंदन, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, कितने? 6,821। कितने पैसे दिए गए? कितने बच्चों को मिला? माइनॉरिटी का हिस्सा क्या है उसमें? उसमें 47.26 है। क्या गुनाह किए हम, बताओ आप? फिर रेजिडेंशियल स्कूल पूरे तेलंगाना में 1022 है। मुस्लिम अकलियत के कितने? 205। परसेंटेज क्या है? 20.5। कितने रेजिडेंशियल स्कूल हैं पूरे तेलंगाना में? स्टूडेंट कितने हैं उसमें? 6,22,000। कितने मुस्लिम अकलियत के बच्चे 6 क्लास से 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं? 1,31,000। परसेंटेज क्या है? 21.06। टोटल बजट जो SC, ST, BC माइनॉरिटीज का 91,000 करोड़ है। कितना है? 91,000 करोड़। और उसमें अकलियतों का हिस्सा 13.18। आसरा पेंशन पूरे तेलंगाना में 44,12,310। माइनॉरिटीज को कितना मिला? 4,93,000। क्या परसेंटेज है? थोड़ा कम है, 11.20।
व्हाइट रेशन कार्ड तेलंगाना में कितने? 90,44,810। मुस्लिम अक़लियत के कितने? 12,55,530। 13.18। अब आपको बता रहा हूं, मुशीराबाद में यही स्कीमों में मजलिस की नुमाइंदगी पर आपको क्या हिस्सा मिला, सुनिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में मुशीराबाद के मुस्लिम अक़लियत बच्चे बच्चियों को 16,090 बच्चों को, बेटियों को, बच्चों को MTF मिला। कितने पैसे मिले स्कॉलरशिप में? 4,50,00,000। RTF ट्यूशन फी रिइंबर्समेंट कितने मुस्लिम अक़लियत बच्चों को मिले मुशीराबाद में? 15,560। कितने पैसे दिए गए स्कॉलरशिप के? 22,50,00,000। ओवरसीज स्कॉलरशिप के कितने बच्चे? मुशीराबाद के मुस्लिम बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 33। कितनी फीस दी गई? 4,77,00,000। शादी मुबारक के कितने चेक दिए गए मुशीराबाद में मजलिस की नुमाइंदगी पर? 2,865। कितने पैसे मिले उन लोगों को? 27,90,00,000 रुपये सिर्फ मुशीराबाद में शादी मुबारक के मिले हैं। 1 लाख की फाइनेंशियल स्कीम दी गई, मुशीराबाद के 210 लोगों को मिले। कितने पैसे? 2,10,00,000। टेमरिस के स्कूल है, एक स्कूल बेटियों का, एक स्कूल बच्चों का, टेमरिस का जूनियर कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे? 840। कितने पैसे खर्चा हुए? 15,80,00,000। इमाम मौजन को महाना ऑनरियम मिलता है मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 78 इमाम मौजन को कितने महाना मिलता है? 3,90,000। अब तक कितने दिए गए? 3,50,00,000। कितने आसरा पेंशन मुस्लिम अक़लियत के मजलिस ने मुशीराबाद में मंजूर करवाए? 3,720। कितने महाना उनको मिलते? 81 लाख। अब तक कितने पैसे मिले? 72 करोड़। तो पूरे मुशीराबाद में 1 2 3 4 7 स्कीमों को मिला लिए 40,000 मुशीराबाद के रहने वालों को इन स्कीमों से फायदा हुआ। कितने पैसे मिले उसमें? 153.21 करोड़। ये मजलिस ने करवाया। अब बताओ कोई कांग्रेसी करवाया काम? ये कोई कांग्रेस का नेता को मालूम भी है काम? असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी लड़कर काम करवाए। अब आपको और एक बात बताता हूं, वो देखे ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में एक आतंकवादी दहशतगर्द गोली मार रहा था नाम पूछ के, याद है? याद है? 3 लोगों को शहीद कर दिया। एक मरने वाले का ताल्लुक बाजार घाट से था। क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन। अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में खड़े हुए, चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। सैफुद्दीन के 3 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र मेरे ख्याल से 6-8 महीने की है। मजलिस की नुमाइंदगी पर सैफुद्दीन की तीनों बेटियों के अकाउंट में पैसे डाले गए। मजलिस ने कहा सैफुद्दीन की बेवा को नौकरी दो। नौकरी का कागज दिया गया। मैं 2 दिन पहले मिलकर आया उस बेवा हमारी बेटी से। हमने कहा 2 BHK दो, 2 BHK मिला। राजस्थान में जहां राहुल गांधी गए थे, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से है। 1 पैसा नहीं मिला। एक मिनिस्टर घर को नहीं गया। जब ये 3 लोग मारे गए, मैंने जाफर हुसैन मेराज को बोला जाओ बंबई जाओ, मुंबई जाओ, जाकर लाश को लेकर आओ। राजस्थान में तुम्हारी सरकार थी ना राहुल, तुम 1 पैसा नहीं दे सकते?
मजलिस को गाली देते हो। अरे हाँ, हम गुनाहगार हैं मेरे दोस्त, दुनिया के बदतरीन लोगों में शुमार ओवैसी का होता है, मगर हमने गरीब बेवा की मदद तो की, यतीमों के लिए काम किया। तुम्हारी सरकार थी, राजस्थान में तुमने एक पैसा नहीं दिया। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, राजस्थान में घाटमी का मुकाम से किडनैप करके लेके चले गए। सबसे पहले मैं गया हैदराबाद से निकलकर। आपको मालूम, मरने वालों को वहां की राजस्थान की कांग्रेस की हुकूमत ने 15 लाख का ऐलान किया। कितने पैसे आज तक दिए? 5 लाख। मैं नसीर के घर में गया था, नसीर के घर में गया तो बताए गए ये नसीर के भाई की 6 औलाद है और नसीर की 5। मैंने कहा नसीर का भाई कहां है? बोले वो नीम पागल है, 11 बच्चों की जिम्मेदारी नसीर पर थी। अब बोलो, आप गाली दो मुझे। अब मैं ये काम करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। इनकी सरकार है ना। जाना था राहुल गांधी, अरे बोलना था कि ट्रेन में जिसको मारा गया उसको भी पैसे दो। नहीं जाएंगे। हम मरेंगे तो नहीं जाएंगे, हम जला दिए जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिदों को बर्बाद किया जाएगा तो नहीं जाएंगे। मगर जब इलेक्शन आएगा तो ओवैसी पैसे लेता है, इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे ये बिका हुआ है। मेरे भाई, जो आपकी लड़ाई जमात 65 साल से लड़ रही है, बताओ इन लोगों को, बताइए आपके क्या बात है कि मजलिस से दुश्मनी क्यों, मजलिस से नफरत क्यों? इसलिए कि मजलिस को आज हमारे बुजुर्गों ने इस मुकाम पर खड़ा किया। 2 MP हैं मजलिस के, और अल्लाह के फजलो करम से ये 2 MP जब पार्लियामेंट में खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 MP की दिलों की धड़कन बढ़ जाती कि अब ये क्या बोलने वाले हैं। किसने CAA के कानून को मोदी के सामने फाड़ कर फेंक दिया? वो मजलिस थी। किसने ट्रिपल तलाक के कानून की धज्जियां उड़ाई? वो मजलिस थी। आज राहुल गांधी तेलंगाना के इलेक्शन में आकर इस तरह की बकवास करते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे भाई याद रखो, बुजुर्ग से मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में रहती है फसाद होता है, फसाद होता है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं। चिन्ना रेड्डी को हटाया 1990 में और फसाद करवाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि जहां पर मजलिस है वहां मजलिस का साथ दीजिए, वोट दीजिए। पतंग को पिलाइए, और पिलाना भी ऐसा न ऐसा शादी में से दाल के हाथ में से। और जहां पे मजलिस नहीं है वहां पे वहां पे वहां पे वहां पे वहां पे मामू का साथ दीजिए। और आसान तरीका है समझाने का। 2 लोग लड़ रहे, भोलकपुर में 2 लोग लड़ रहे। आपको मालूम ये दोनों लड़ने वाले मेरे ताल्लुक से अच्छी सोच नहीं रखते। आपको मालूम इन्हों लड़के मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। आप बोलते हैं भाई इन्हें कब लड़ाई खत्म होती कि मेरे पीछे पड़ता रहे, इन्हें पीछे पड़ता। तो असदुद्दीन ओवैसी मंदिर के क्या बोले? कोई नहीं पड़ता प्यारे, मामू को छोड़ेंगे मैदान में, तीनों को लड़ाओ। तो 3 लड़ना, जब 3 लड़ेंगे आप इत्मीनान से बैठिए, आराम से बैठिए। 2 रहेंगे तो खतरा है, 3 रहेंगे तो फुर्सत है। मैं 2 बीवियों की 3 बीवियों की नहीं बात कर रहा हूं, कहीं गलत नहीं लेना।
मैं बोल रहा हूं 2 कांग्रेस बीजेपी है, तीसरा मामू। ये तीनों मसरूफ रहते एक दूसरे के। अब इन 2 लड़ते लड़ते इन देख रहे, वो इसी को देखना है, इसको देख लेंगे अपन, मत लड़ रहे। मामू क्या बोलते हैं, असद भाई जरा बैठो, मैं संभालता हूं इनको। हकीकत है, जिस रियासत में कांग्रेस बीजेपी है वहां पर बीजेपी ताकतवर है। जहां पर तीसरी पार्टी है वहां पर दोनों परेशान रहते हैं। याद रखो मेरी इस बात को आप, जो लोग हिमाकत कर रहे हैं इन पार्टी की तायीद करने की, अरे 2 नहीं 3 को रखो, और 3 रहेंगे तो फायदा हमारा है, फायदा दलितों का है, फायदा सेक्युलरिज्म का है। 2 रहेंगे तो पैरों के फुटबॉल बना देंगे हमारे को। इन्हों डराएंगे मोदी, कपड़ों से पहचानो, आतंकवाद बढ़ गया, हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करो। और इन्हों क्या करेंगे, खामोश बैठो मियां, देखो बीजेपी बोल रही, खामोश बैठो आप, हम आपको खतरा है। मेरे भाई, ये पुरानी सियासत है। नई सियासत ये है कि हम बाइज्जत जिंदगी गुजारेंगे, हम अपने बच्चों के स्कूल का इंतजाम कराएंगे, हम अपनी माँ और बहनों की और अपने इबादत गाहों की हिफाजत कराएंगे, हम अपना हक लेंगे, हम अपना हिस्सा लेंगे। ये हमारी कोशिश है। मजलिस यही चाहती है कि 110 सीट पे जो हम नहीं लड़ रहे वहां पे आप मामू का साथ दीजिए। मुशीराबाद में गोपाल अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, आप कुछ भी बोलो हाउस कर लेंगे, देखो आप कुछ भी बोलो, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा है ना, अच्छा है, गनीमत है। गोपाल को जरा देख लो। अब बीजेपी वाले परेशान है, इसका नाम गोपाल है, अब क्या करना। तो यहां पर मुशीराबाद में वही खेल हो रहा है जो नामपल्ली में हो रहा है। नामपल्ली में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका वीडियो देख रहे होंगे ना आप। एक वीडियो में बोल रहा मेरे साथ बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी है, काम कर रहे उसके साथ, बोल रहा वीडियो में। यहां पर कांग्रेस के साथ बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी कांग्रेस के साथ काम कर रही है। बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल ही ठाई फूस है, उन्होंने कुछ भी नहीं है, ऊपर से गिरा बम, हड्डी ना दम, बिल्कुल नहीं है। समझ रहे ना आप, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं आपको। तो उनका मकसद क्या है, कांग्रेस को कर दो, मुशीराबाद में कांग्रेस को करो, नामपल्ली में कांग्रेस को करो, तो निजामाबाद में कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है। और ये कांग्रेस वाले बोलते असद भाई, ऐसा बोलते जैसा हमारे बहुत बड़े हैं। आप दारुसलाम है, गोशा महल नहीं लड़ रहे आप, मगर कांग्रेस आपको ये नहीं बोलती कि मैं निजामाबाद नहीं लड़ रहा हूं। गोशा महल 27%, निजामाबाद 44%। मेरा डिप्टी मेयर, मेरे 16 कारपोरेटर, मैं कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सीने पे पत्थर रखकर फैसला लिया हूं। मैं आरएसएस को कामयाब नहीं होने देना चाहता था, मगर जो साहब कामारेड्डी में रो रहे थे वो निजामाबाद इनको भेज दिए, क्योंकि डील ये है कि नामपल्ली हो, मुशीराबाद हो, अंबरपेट हो, या निर्मल हो, या मधौल हो, या कोरठला हो, आदिलाबाद हो, करीमनगर टाउन हो, हुजूराबाद हो, यहां पर बीजेपी को कामयाब कर दिया जाए। याद रखो मेरी इस बात को आप, बीजेपी यही चाहती है
कि यहां पर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, फिर बीजेपी 2-3 साल में वो गवर्नमेंट को गिराएगी और ताकतवर बीजेपी बनने का अज़म लेकर बैठी है। तो 5 साल बल्कि आने वाले तूफानों को उसको रोकने के लिए मजलिस ने फैसला लिया है। तो आप मामू का साथ देंगे नहीं देंगे? जरा जोर से बोलो, मामू का साथ देंगे? पूरा भोलकपुर देंगा? पूरे ताजिराने चिरम स्टील के वाले सब देंगे? देंगे? पूरे देंगे तो आ जाओ, यहां पे हाथ ठहरा लो, हाथ पकड़ो और बोलो मामू का साथ देंगे। मामू का साथ देंगे ना? अरे मेरे को नकल दे रहे। तो आपसे अपील है कि आप 30 नवंबर के दिन एक वोट किसको